हेलो। तो स्वागत है नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम विज्ञान के जो है नए अध्याय को पढ़ेंगे। विज्ञान में हम जो सबसे जो ज़्यादा टफ पार्ट होता है वो होता है फिजिक्स। जो भौतिक विज्ञान होता है वो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। तो क्लास 10th बोर्ड है हमारा इस साल, तो हम बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम्स पे। और जो है चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 विद्युत धारा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे इसमें आप देख सकते हो। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो है विद्युत धारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है और ये फिजिक्स का पार्ट है, ये हम जान रहे हैं अभी। अब इसमें जो है हम इसकी जो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। बहुत सारे बच्चे निराश ना हो कि आप पहला चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हो सर, रासायनिक समीकरण वगैरह, तो वो भी शुरू करेंगे। फिजिक्स का अलग चलेगा, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग चलेगा। तीनों को अलग अलग हम कर लेंगे तो हमें चीज़ें आसान हो जाएगी। जब चीज़ें हम बांटते हैं तो चीज़ें जो है आसान होती है, वो भारी नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती। तो चलते हैं, टॉपिक लगा रहे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा क्या है जो है क्लास 10th तक, पहले ये जान लेते हैं कि विद्युत धारा जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण क्यों है क्लास 10th तक। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अगर डेली लाइफ में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उसमें हम कुछ भी चीज़ कर लें, चाहे हम ग्राइंडर चला रहे हैं, चाहे हम जनरेटर चला रहे हैं, जो भी चीज़ें, चाहे हम ट्यूबलाइट जला रहे हैं, चाहे हम एसी चला रहे हैं, एसी एयर कंडीशंस वगैरह कंडीशनर, तो ये सारे चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है डेली लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बल्ब जला रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, कितना वाट चल रहा है, कितने यूनिट बिजली जा रही है, कैसे जो है वायर जो है कैसे कैसे फिक्स होते हैं, हम श्रेणी क्रम में लगाएं या पार्श्व क्रम में लगाएं, ये सारी चीज़ जो है दैनिक जीवन में हमें ज़रूरी है। इसीलिए क्लास 10th में जो है इतनी जानकारी हमें विद्युत धारा की होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे भविष्य में, चाहे वो आगे विद्यार्थी आर्ट्स में जाए, चाहे आगे कॉमर्स में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो है अगर बेसिक जानकारी हो तो जो बच्चे जो हैं आगे जो अपने लाइफ में वो सही कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको, विद्युत धारा को। विद्युत धारा जो है को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रॉन पे चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो था 9th में है, 9th क्लास में, ये नेगेटिव जो है चार्ज है, नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश है। इस आवेश में जो नेगेटिव आवेश है, ये खासकर जो है जब डिफिनीशन आती है विद्युत धारा की, वो आती है कि आवेश के सतत प्रवाह को, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये डिफिनीशन है, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो है ये डायनामिक करंट की बात हो रही है, डायनामिक चार्ज की बात हो रही है। चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जब स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे तब वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो आपका सिलेबस 12th में है। ठीक है। तो हम इसमें डायनामिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, सीधा सीधा है विद्युत धारा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डेफिनेशन हमें रटना नहीं है, याद नहीं करना, हमें फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल्स टू Q बाय टी, I इक्वल्स टू Q बाय टी। अब Q यहां पे क्या है? Q यहां पे हो गया आपका आवेश, Q हो गया आवेश। T क्या है यहां पर? T है आपका समय, और I क्या है यहां पर? I आपका हो जाएगा विद्युत धारा, I हो जाएगा आपका विद्युत धारा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी रेट लगता है, जब भी दर लगता है, दर भी हम इसको दूसरा डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि आवेश के जो दर के प्रवाह जो होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। जब भी दर लगता है, रेट लगता है, तो बाई टी लग जाता है आपके फॉर्मूले में। फिजिक्स में खासकर हमें फॉर्मूला और उसके यूनिट मात्रक याद रहने चाहिए। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाई
टी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट यहीं पे हम लिख लेते हैं। यूनिट आवेश का जो मात्रक है वो है कूलॉम। आवेश का मात्रक है वो है कूलॉम, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक जो है कूलॉम है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, टी जो होता है वो समय हो जाता है, टाइम। इसका मात्रक सबको पता है, सेकेंड। एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस है, कैपिटल एस रहता तो आपका वो दूरी हो जाता, जो कि आपका 9th क्लास में सिलेबस में। आई जो है वो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका जो होता है वो होता है आपका एम्पियर। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर। एग्जाम में पूछता है किसका कौन सा मात्रक है, वो हमें ध्यान रखना है। बाकी हमें सवाल बनाने में इसकी बहुत जरूरत है। आप डिफिनीशन कुछ याद करो ना करो, आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, उसके मात्रक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी से फॉर्मूले पे ही सवाल पूछेंगे। अगर थ्योरी भी पूछ रहे हैं कुछ तो फॉर्मूला पे ही पूछेंगे, और अगर इस पे पूछ रहे हैं, मतलब कोई न्यूमेरिकल्स पूछ दिया तो भी फॉर्मूले पे ही बनना है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, मात्रक जो है काफी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सवाल में हमें जो है मात्रक से ही पकड़ना होगा कि किस चीज की वैल्यू दी हुई है, किस चीज की वैल्यू दी हुई है। तो विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे, बताइए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपका यहां पे पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, I बराबर Q बाई टी। आई बराबर Q बाई टी। तो आवेश के सतत प्रवाह को क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम एक लेते हैं विद्युत परिपथ, उसमें इसके डेफिनेशन को हम जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत परिपथ में क्या होता है। ठीक है, ये फिजिक्स में इस तरह से बल्ब बना लिया, इसमें सेल भी लगा देते हैं, ये प्लस ये माइनस, स्विच भी लगा दिया। दो तरह के स्विच के होते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हो ये, या तो दूसरा आप ऐसे कर लो। तो विद्युत परिपथ, ये हमने विद्युत परिपथ एक बनाया। अब इसमें जो विद्युत धारा बह रही है उसका डायरेक्शन भी जानना जरूरी है। विद्युत धारा का डायरेक्शन भी जानना जरूरी है, दिशा की किस ओर से किस ओर बह रही है, किस ओर बह रही है। तो इसमें जो विद्युत धारा बह रही है, ये बह रही है प्लस से माइनस की ओर। विद्युत धारा का जो प्रवाह है, आई जो है आपका एम्पियर जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर जा रही है, और आवेश जो बह रहा है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। आवेश जो है चार्ज वो माइनस से प्लस की ओर आ रहा है। ये बातें याद रखनी है, ये बातें आपके अगले चैप्टर में, क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी है चैप्टर नंबर 13 की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तापीय प्रभाव हम इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। तो जो विद्युत धारा फ्लो हो रहा है वो हो रहा है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे बल्ब जो है वो ग्लो हो जा रहा है। तो विद्युत धारा क्या हो गया, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब पहला सवाल यहां से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पहला सवाल आता है कि डिफाइन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। हम बोर्ड के जो क्लास 10th में सवाल किस किस तरह पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, समझना तो है ही क्लास 10th में कैसे कैसे। तो क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, या हिंदी में इसको बोल देते हैं विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें। विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें। ये आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो बीच के एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चन होते हैं उसकी ये क्वेश्चंस है। 2-3 चीज तो हमने फटाफट जान लिया, रिकैप कर लेते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो गया, एम्पियर। आई का जो मात्रक है वो एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं। क्यू का जो मात्रक चार्ज है उसको सी से डिनोट करते हैं। आवेश कूलॉम है, कूलॉम है,
इसको C से डिनोट करते हैं, कूलॉम को भी इंग्लिश लिख देता हूँ, कूलॉम ये हो गया, इसको C से डिनोट करते हैं। टाइम का तो आपका समय हो गया जो आप S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके डिफिनीशन को हमें याद नहीं करना है, हमें सबसे पहले I इक्वल्स टू Q बाई टी ये लिख लेना है। ये पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है, I इक्वल्स टू Q बाई टी, ये फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कैसे याद है, क्योंकि हमने विद्युत धारा, हमने किसी ने डिफिनीशन पूछ दिया विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा में क्या हो रहा है भाई, आवेश के सतत प्रवाह को, आवेश बह रहा है तो सेकंड में, प्रति सेकंड में बहेगा, या प्रति सेकंड में जितना आवेश बह रहा है उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो यही उससे डिफिनीशन हम निकाल लिया प्रति सेकंड में। अब हम इसके सारे यूनिट को लिख देते हैं, जैसे I का यूनिट क्या था, एम्पियर, तो 1 एम्पियर लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, Q का यूनिट क्या था, कूलॉम, तो 1 कूलॉम लिख दिया। और टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड, तो 1 सेकंड लिख दिया। क्यों, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें। तो सबके मात्रक का हमने वैल्यू यहां पर लिख दिया, आसानी से लिख दिया, ठीक है। सबके मात्रक का वैल्यू लिख दिया, 1 एम्पियर लिख दिया, बोर्ड पे देख सकते हो, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बराबर 1 सेकेंड। ये थोड़ा यहां से इरेज करता हूं, ठीक है। अब इसमें देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नोट्स इसको बनाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 सेकेंड। अब देखो, इससे ही बताए कि प्रति सेकेंड, मतलब एक आवेश को बहने में 1 सेकेंड का वक्त लगता है, तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। यहां से एक आवेश को बहने में 1 सेकेंड का वक्त जब लगेगा तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। ऐसे बोल देते हैं हमने, तो इसे फॉर्मूले से बोला। तो वही है कि अगर हम इसको डिफिनेशन लिखेंगे, जब किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि भाई विद्युत परिपथ में ही तो आवेश बहेगा। ऐसा थोड़ी कि हम लकड़ी लगाएंगे बस वो आवेश बहना शुरू हो जाएगा। लकड़ी जो है वो इंसुलेटर है, उसमें आवेश फ्लो नहीं होगा, आवेश रह सकता है उसमें लेकिन फ्लो नहीं होगा। वो भी आगे है, 12th, अगर 12th में साइंस लोगे तब समझोगे। जब किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय या प्रति एकांक से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एक आवेश प्रवाह होने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा होती है, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। ये हो गया आपका 1 एम्पियर कहते हैं। फिर एक उदाहरण ले लेते हैं इसी सवाल से, मतलब I इक्वल्स टू Q बाई टी, ये फॉर्मूले से एक उदाहरण एग्जाम्पल रखेंगे, ठीक है। इसकी डिफिनीशन जो है इंग्लिश में भी लिख देता हूं। जब किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में एक आवेश प्रवाह होने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट when in 1 second 1 coulomb of charge flow, then it is said to be 1 ampere. 1 एम्पियर, ये आपका इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है, इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। इससे एक सवाल ले लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 10 मिनट में
5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 10 मिनट में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश कितना प्रवाहित होगा। ये सवाल है। किसी विद्युत परिपथ में 10 मिनट में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इसमें टाइम, इसमें दिया हुआ है टाइम और इसमें दिया हुआ है हमें विद्युत धारा। तो टाइम दिया हुआ है तो t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 मिनट। ठीक है, t इक्वल्स टू 10 मिनट हो गया। लेकिन इसका मात्रक क्या है टाइम का? सेकेंड। तो इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10 इंटू 60। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 10 इंटू 60 ये हो गए 600 सेकेंड। टाइम हो गया 600 सेकेंड। अब दूसरा क्या दिया हुआ हमें? 5A किसका यूनिट होता है? विद्युत धारा का। मतलब हमें वैल्यू दी हुई है I की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका? ठीक है, फिजिक्स में जब भी कोई भी सवाल बनाएंगे तो हम देखेंगे दिया क्या होगा। जैसे हम देख रहे हैं और निकालना क्या है? निकालना हमें क्या? आवेश निकालना है, मतलब Q निकालना है। Q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम देखते हैं T दिया हुआ है, I दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। इसका हम फॉर्मूला अगर रिवाइज करेंगे कि क्या हो सकता है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, अपने आप सवाल बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम पहले लिखते नहीं है, जो दिया हुआ है वैल्यू उसको हम लिखने की कोशिश ही नहीं करते, तो कहाँ से फिर फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा ब्रेन में। तो T इक्वल्स टू इसमें जो है फॉर्मूला जो है I इक्वल्स टू होता है Q/T। ये फॉर्मूला है। निकालना क्या है हमें? Q। तो IT इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब Q इक्वल्स टू I इंटू T। ये फॉर्मूला लग गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, IT इधर आ गया। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर और टोटल टाइम कितना हो रहा है? 600 सेकेंड। 6 5 जा 30, 2 0 एक्स्ट्रा है, 2 0 कूलम। ये आ गया। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ कूलम। तो टोटल कितना आवेश बह रहा है इसमें, इस विद्युत परिपथ में? 3 इंटू 10⁻³ कूलम। इसमें टोटल विद्युत आवेश फ्लो हो रहा है। ठीक है, या इसको 3K भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, 3KC। ये पद्धति हम 12th क्लास में सीखेंगे जब 12th क्लास में साइंस रहेगा। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में 10 मिनट में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश कितना होगा? एक सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, 1-2 सवाल आप जो है वो लिख लो, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 5 इंटू 10⁻³ कूलम आवेश 2 मिनट में बह रही है, फ्लो हो रही है, तो विद्युत धारा कितना होगा? कितना होगा? ये हो गया। किसी विद्युत परिपथ में 5 इंटू 10⁻³ कूलम आवेश 2 मिनट में बह रही है तो विद्युत धारा कितना होगा? ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। बता दूं? ठीक है, अब इसके बड़े ही यूनिक टॉपिक के साथ चलेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक विद्युत धारा में क्लास 10th के लिए क्लियर हो गया। क्लास 10th के लिए जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब काफ़ी इस बात पे चर्चा चली है बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच कि जो ये है क्या। तो वास्तव में ये जो है एक एजम्पशंस भी कह सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मोहल्ले में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, तो जो पानी की टंकी है, एक उदाहरण ले लिया कि पानी की टंकी जो बड़े हाइट पे रहती है
वो हाइट पे इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसमें हमें जो है ऊर्जा देना है, उसमें हमें देना है mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसमें देना है स्थितिज ऊर्जा, जिससे कि वो हर जगह वहां से फ्लो होता रहे, mgh। तो फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या है, mgh रिस्पॉन्सिबल है। g जो हो गया वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। तो अब जो है जैसे ही उसमें एक रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की ग्रेविटी इसको ऊर्जा देने में, तो जो आवेश बह रहा है विद्युत परिपथ में, आवेश जो फ्लो हो रहा है विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में आवेश जो फ्लो हो रहा है, तो इस आवेश जो इधर से जा रहा है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर आवेश बह रहा है, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर। जो आवेश बह रहा है माइनस से प्लस की ओर, उसको यहां से ढोने में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है आवेश को ढोने में? जो फैक्टर है वो है आपका विभवांतर। विभवांतर की डिफिनेशन कभी नहीं लिखेंगे कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, नहीं। विभवांतर जब भी आए, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल वर्ड आए साइंस में, फिजिक्स में, जब भी पोटेंशियल वर्ड आए तो समझ लेना कि काम की बात हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, कोई काम ढोने का बात हो रहा है, कार्य हो रहा है, जब भी पोटेंशियल वो डिफरेंस है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारा सवाल गलत जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट गलत जाएगा। काम हो रहा है, काम कैसे हो रहा है? काम हो रहा है, एक आवेश यहां से यहां ढोया जा रहा है, आवेश को ढोया जा रहा है। जब आवेश यहां से यहां तक, मतलब यहां से माइनस से प्लस की ओर आवेश जा रहा है, तो आवेश ढोया जा रहा है, तो विभवांतर को डिनोट करते हैं हम v से। विभवांतर को हम डिनोट करते हैं v से। v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W/Q। v इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूला हमें मिला है v इक्वल्स टू W/Q। कैसे होगा ये फॉर्मूला v इक्वल्स टू W/Q? v जो हो गया आपका विभवांतर हो गया, विभवांतर, इसको विभवांतर बोलेंगे, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस v को टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी टर्म जानते हैं किसको क्या बोलेंगे। w को तो आप लोग जानते ही हैं, कार्य, ठीक है, और q जो हो गया अभी जस्ट पढ़ा था आवेश। तो आवेश जो है, आवेश जो यहां से यहां तक ढोने का काम कर रहा है, तो कौन ढोने का काम कर रहा है? ये v। इसका यूनिट भी देख लेते हैं। आवेश का यूनिट तो सबको पता है, कूलम, सी से डिनोट करते हैं, कूलम मात्रक, मात्रक है इसका यूनिट, इसी में नापते हैं। कार्य को सब जान रहे हैं, कार्य को किस में डिनोट करेंगे? कार्य को जूल में, कार्य को जूल में करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को वोल्ट यानी v से ही डिनोट करते हैं। ये इसका एक फायदा है, मतलब लिखते भी इसको v से है, डिनोट, और यूनिट भी इसका v से, लिखते भी v से है और यूनिट भी इसका v से है। ये वर्क हो गया और ये आवेश हो गया, ठीक है। तो इसमें अब जो है डेफिनेशन जो बनता है, आप फॉर्मूलाज ले लो या डेफिनेशन ले लो, दोनों बात बराबर है। डेफिनेशन बनता है कि आवेश को फ्लो कराने में, आवेश को फ्लो कराने में, आवेश को ढोने में जितना कार्य हो रहा है वही होता है विभवांतर। आवेश को ढोने में, प्रति एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर जितना कार्य लगता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी हमें याद रहेगा, फॉर्मूले से डेफिनेशन याद रहेगा। अगर आ गया एग्जाम में विभवांतर किसे कहते हैं, तो हमें क्या बोलना है? प्रति एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में ही ढोएंगे ना, ऐसा नहीं कि किसी दीवार में ढो रहे हैं। तो किसी प्रति एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में ढोने पर जितना काम लग रहा है, जितना वर्क लग रहा है, ये वर्क हो गया, जितनी कार्य लग रही है वही विभवांतर होता है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसको लिख भी लेते हैं डेफिनेशन, प्रति एकांक आवेश को यहां लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। प्रति किसी विद्युत परिपथ में
किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश को ढोने में जितना कार्य लगता है, बुक का डेफिनेशन रट मत लेना इधर उधर से देख के। किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश को ढोने में जितना समय लगता है उसे विभवांतर कहते हैं। फिर ऐसे आगे जब हम जाएंगे 12th में तो इसका विकराल रूप देखेंगे। फिलहाल हमें इतना ही समझना है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश को ढोने में जितना समय नहीं, जितना कार्य लगता है उसे विभवांतर कहते हैं। प्रति एकांक आवेश में हमें डेफिनेशन भी याद है, फॉर्मूला भी याद है, सारा चीज। बड़ा आसान टॉपिक है ये। विभवांतर किसे कहते हैं? प्रति एकांक आवेश में ढोने में जितना कार्य लगता है उसे विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में लिख लेते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू फ्लो पर यूनिट चार्ज द वर्क डन, सॉरी इसको ऐसे लिख लो क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। द वर्क डन टू फ्लो वन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the work done to flow one unit charge is called potential difference. तो in an electric circuit the work done to flow one unit charge is called potential difference. तो आसान है ये, डेफिनेशन भी हमें याद हो गया। ये इसका यूनिट भी सबका, इसका यूनिट V ही है, इसका यूनिट जो है J है जूल, और Q का यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? C है। तो कुछ भी इसका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो वो V की वैल्यू रहेगी, तो मतलब समझो W/Q की वैल्यू दी हुई है। V की वैल्यू है तो W/Q की वैल्यू दी हुई है। तो आवेश ये जो है विभवांतर का, इसमें कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, जैसा कि सवाल लिखा हुआ है, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो है 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसमें कार्य पूछ रहा है, यानी W पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश माध्यम वाले भी घबराएंगे नहीं, इसमें आसान है। हमें सवाल कुछ नहीं देखना, अगर हम इंग्लिश मीडियम से है ना, हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें तुरंत लिख लेनी है। 15 वोल्ट दिया हुआ है मतलब V की वैल्यू हमें दी हुई है 15 वोल्ट। फिर हमें दिया हुआ है 2C, C किसका यूनिट होता है? हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश माध्यम दोनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। 2C जो है वो Q का यूनिट होता है, तो 2C। अब कर कहा क्या रहा है? कार्य निकालना, कार्य मतलब वर्क निकालना, तो W को क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हमने वैल्यू हमें पहले लिख देना, एग्जाम में आएगा सीधा सीधा। अब हमें देखना है कि फॉर्मूला इसमें क्या यूज कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। तो सीधे सीधे लग रहा है कि V = W/Q, क्योंकि आसान सवाल है, अभी हम दूसरे ही टॉपिक पे हैं इसके विद्युत धारा के। V = हो जाएगा आपका W/Q, और W/Q लिख दिए हमने। अब या तो आप डायरेक्ट यहीं से फॉर्मूला कर लो, कार्य पूछ रहा है तो V/Q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन W हो जाएगा। V जो हो गया आपका 15 वोल्ट हो गया, Q जो हो गया 2 कूलम हो गया, और W जो है वो तो हमें निकालना है। तो 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30। वर्क का यूनिट क्या होता है? तो वर्क बराबर 30 जूल। आंसर ये हो गया। काफी आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सारे बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे जो लेंस और मिरर का दर्पण का जो फॉर्मूला और सवाल आएगा वो भी मैं बता दूंगा सारा। तो V = 15 वोल्ट जो भी है सब पुट करा। फिजिक्स में जब भी सवाल आता है तो घबराना नहीं है, चाहे छोटे छोटे सवाल आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं क्या हो गया, क्योंकि पहली दफा जो है 5-10 नंबर का सवाल पूछते हैं एग्जाम में। 9th के बाद 9th में पूछते हैं, 1 आध नंबर का पूछ लिया तो पूछ लिया। तो 15 वोल्ट जो है इसमें जो है हमने सबका वो लिख दिया और सारा काम कर दिया इसमें।
ठीक है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक में ये है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि ये इसके चिन्ह है उसके चिन्ह, और कभी कभी दो चीज, ये दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर। क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये भी बता देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं विद्युत परिपथ में या पार्श्व क्रम में, यानी पैरेलल और सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज में लगाते हैं, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इस दोनों को जो है मापने का यंत्र क्या है, मतलब कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, विद्युत धारा कैसे मापेंगे कि इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सा यंत्र लगाएंगे, कौन सी डिवाइस लगाएंगे। तो हमें आंसर बताना है एमीटर। एमीटर आंसर बताना है कि एमीटर लगाते हैं विद्युत धारा, और विभवांतर नापने का जो यंत्र होता है वो होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ये मापने का यंत्र भी है, एमीटर और वोल्ट मीटर आपका मापने का यंत्र भी है। और इस दोनों को कैसे लगाते हैं, जैसे इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम टॉपिक अभी हम करेंगे, अभी जस्ट करने वाले श्रेणी क्रम ओम के नियम के बाद। और वोल्ट मीटर जो है वो आपका हो जाएगा पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में लगाते हैं, और पार्श्व क्रम पैरेलल में लगाते हैं विद्युत परिपथ में। ये सीरीज पैरेलल क्या है वो आगे क्लास में। तो ये थोड़ा बता दिया, कभी कभी ये पूछा जाता है कि विद्युत सेल का चिन्ह कैसा हो गया, या स्विच जो है बंद है स्विच तो ऐसा, और खुला है स्विच तो ऐसा, जहाँ पे जंक्शन मिल रहा है, ठीक है, इसका बहुत यूज़ है आपका 12th में। विद्युत बल्ब का ऐसा जो है, ये फिजिक्स के एक नॉमिनल है कि जब हम फिजिक्स का कोई रे डायग्राम बनाते हैं तो ये नॉमिनल चिन्ह इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे विद्युत धारा के ओम के नियम के साथ। विद्युत धारा का ओम का नियम जो है वो जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का विद्युत धारा का ओम का नियम। तो ओम नाम ही से पता चल रहा है ओम, तो ये ओम जो है वैज्ञानिक ही होंगे, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच, तार के दो सिरों के बीच, तार के दो सिरों के बीच प्रवाहित तार के सिरों के दो सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर लिख लेते हैं, विभवांतर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो ये हो गया ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच विभवांतर प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। एक इसमें एजम्पशन है, तापमान सामान्य रहने पर, अगर तापमान सामान्य रहे तब, अगर तापमान सामान्य रहे तब, ठीक है। ये आप कहीं भी फिट कर लो, ऊपर लिख सकते हो कि ओम के नियम के अनुसार तापमान समान रहने पर किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित। ये तो हो गया हमारा एक नियम। ये नियम कभी पूछ देते हैं डायरेक्ट, ओम का नियम क्या है, ठीक है। तो V जो है वो समानुपाती होता है I के। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, if the temperature remains constant, if the temperature remains constant, the temperature remains constant, ठीक है। According to Ohm's law in an electric circuit, if the temperature remains constant, the potential difference, हाँ, the potential difference
across the potential difference across the wire is directly proportional to the electric current applied across it. Electric current applied across it. So according to Ohm's law, in an electric circuit, if the temperature remains constant, the potential difference across the wire is directly proportional to electric current applied across it. तो ये काफ़ी अच्छा डिफिनेशन है इसमें ओम का नियम का। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, ये आपका ओम का नियम हो गया। अब इसमें एजम्पशन है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, इसका मतलब जो है V जो है जब यहाँ I इधर भेज देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसको KB बोल लो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो V I इक्वल्स टू हो जाता है R। तो यहाँ पे ओम के अनुसार हमें एक फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू IR। हमें इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR करके याद कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR। ये ओम के नियम से हमें ये फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमें विद्युत धारा में मिल रहा है। V इक्वल्स टू IR जो है तीसरा फॉर्मूला मिला, ये ओम के नियम के अनुसार। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, वो है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम।